बिजली, ये क्या, आज फिर तूने सारा कूड़ा मेरे घर के बाहर फेंक दिया है। हाँ तो तेरे घर के बाहर ही फेंका है, कौन सा घर के अंदर फेंका है जो इतना चिल्ला रही है? एक बार फेंक कर तो देख मेरे घर के अंदर कूड़ा, मैं तेरे पंख न तोड़ दूंगी। ओए प्रिया कवि, तेरा बहुत हो रहा है, जरा अपनी चोंच बंद कर वरना मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। तभी बादल कव्वा वहाँ आ जाता है। नहीं बिजली, एक मोहल्ले में दो कवियाँ एक जैसी चोंच वाली अच्छी नहीं लगेंगी। बादल की बात सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम मेरी साइड पर हो या इसके? नहीं नहीं बिजली, मैं तो तुम्हारी साइड पर हूँ, लेकिन तुम लड़ क्यों रही हो? बादल जी, मैं तो इसके पेड़ के सामने कूड़ा फेंका, ये मुझसे लड़ने आ गई। देखिए भाई साहब, हवा चलने पर सारा कूड़ा मेरे घर में आता है। अब आप ही बताइए, इसे ना कहूँ तो और किसे कहूँ? हाँ तो ये पेड़ तेरे बाप का है, तो मैं यहाँ कूड़ा ना फेंकूं। बिजली के इतना बोलते ही प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? रुक जाओ रुक जाओ। इस बार तो छोड़ रही हूँ तुम्हें चुड़ैल, लेकिन अगली बार मेरे सामने ना आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं, डायन। फिर प्रिया कवि अपने घर में चली जाती है और बिजली कवि भी बादल के साथ अपने घर में चली जाती है। अगले दिन बिजली कवि मटका लिए नदी से पानी भरने जाती है। जल्दी जल्दी पानी भर लो, इससे पहले कि वो डायन कवि यहाँ आ जाए। और भी क्या पता, कल जैसे मुझसे लड़ने लग गई थी, आज तुम सबसे भी लड़ने लग जाए। बिजली कवि प्रिया कवि की ये बात सुन लेती है। लगता है प्रिया तुझे कल का सबक याद नहीं है। अरे बिजली, प्रिया ठीक ही तो कह रही है, तुम हर समय तो लड़ती रहती हो। सुन लिया बिजली, तुझे सारा जंगल जानता है तू कितनी लड़ाकू है। बिजली कवि को प्रिया पर बहुत गुस्सा आता है। सभी पक्षियों को प्रिया की ओर देखकर बिजली कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लाओ बिजली जल्दी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बिजली कवि मटका आगे कर देती है। जैसे ही बादल कव्वा खाली मटका देखता है तो चौंक जाता है। ये क्या, तुम पानी नहीं लाई? फिर बिजली कवि सारी बात बादल को बताती है। सुन लो जी, मैं ये रोज की काय से बहुत तंग आ चुकी हूँ, मुझे नहीं रहना अब इस जंगल में। लेकिन बिजली, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अब इस जंगल में नहीं रहेंगे। गलती तो तुम्हारी ही है बिजली, तुम क्यों उन पक्षियों के मुंह लगती हो? पति जी, अब तुम भी मुझे सुनाने लगे। बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में चले जाएंगे। ठीक है बिजली, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो हम आज ही ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर वो पति पत्नी अपना सारा सामान बांधते हैं और दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बिजली कवि बादल से कहती है, अजय रुकिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पीने के लिए पानी तो लेकर आइए, नहीं तो प्यास के कारण मैं मर जाऊंगी। ठीक है बिजली, तुम इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आइएगा, मेरा तो प्यास के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है। फिर बादल कव्वा बिजली कवि को एक पेड़ के नीचे बिठाकर मुझे बैठा देखकर यहाँ आ गया। आप छोड़िए ना, लाइए मुझे मीठा फल दीजिए। ये लो बिजली, ये फल खा लो, फिर हमें आगे भी जाना है। तभी बिजली कवि नाटक करते हुए बोलती है, पति जी, कब से कुएं से आवाजें आ रही हैं, लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा वहम होगा बिजली। नहीं नहीं बादल जी, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, आप कुएं में झांक कर तो देखिए, मुझे तो लगता है कि कुएं के अंदर कोई है। ठीक है बिजली, अगर तुम कहती हो तो मैं देखता हूँ। फिर बादल कव्वा कुएं में देखने जाता है। मौका देखते हुए बिजली कवि और प्रेम कव्वा मिलकर बादल कवि को उस कुएं में धक्का दे देते हैं। कोई बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बचाओ। बिजली, अब बादल को कोई भी कुएं से नहीं निकाल सकता, ये कुआं बहुत गहरा है, अब तक बादल को सांप ने खा लिया होगा। कुछ देर बाद बादल कव्वे की आवाजें कुएं से आना बंद हो जाती हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है कि बादल कव्वा मर चुका है। लगता है ये मर चुका है, अब हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। बिजली कवि और प्रेम कव्वा वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ आ जाती है। प्रेम कवि, ये तुम्हारे साथ कवि कौन है? क्या तुमने शादी कर ली है? हाँ मानो चिड़िया, मैंने शादी कर ली है और ये मेरी पत्नी है।
ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ऐसा कहते हुए जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेम कौवा बिजली को लेकर अपने घर आ जाता है। बिजली, अब तुम्हें यहाँ कोई भी तंग नहीं करेगा, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। ठीक है जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करें ना। ठीक है बिजली, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर प्रेम कौवा बिजली के लिए भोजन लेने चला जाता है। उधर बादल कौवा कुएं में मदद की पुकार लगा रहा था। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। बादल कौवे की आवाज सुनकर कुछ पक्षी कुएं के पास आते हैं और बादल कौवे को कुएं से बाहर निकालते हैं। मुझे कुएं से बाहर निकालने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो सब तो ठीक है कौवे भाई, लेकिन तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? वो तो धन्यवाद है ऊपर वाले का कि तुम बच गए, वरना इस कुएं में बहुत सांप और बिच्छू रहते हैं। फिर बादल कौवा उन पक्षियों को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। क्या नाम बताया तुमने अपनी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम बिजली है तोते भाई, लेकिन वो बहुत धोखेबाज निकली। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस कौवे, तुम यही समझो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल गई। लेकिन कैसे तोते भैया, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? हमारे जंगल में एक प्रेम नाम का कौवा रहता है और उसने अभी अभी शादी की है और उसकी पत्नी का नाम भी बिजली है। हो ना हो कौवे यार, वो तुम्हारी पत्नी ही होगी। बादल कौवा ये सुनकर अपनी पत्नी को ढूंढने दूसरे जंगल के अंदर चला जाता है। कबूतर भाई, क्या आपने प्रेम और बिजली नाम के कौवों को देखा है? उन्होंने अभी अभी शादी की है। नहीं कौवे यार, मैंने नहीं देखा। मैं इस गांव में नया नया आया हूँ, तुम किसी और से पूछ लो। फिर बादल कौवा कई पक्षियों से पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी गांव की मुखिया मानो चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ कौवे, तुम तो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मेरा नाम बादल है और मैं अपनी पत्नी की खोज में इधर उधर उड़ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का और वो तुमसे कैसे अलग हो गई? मेरी पत्नी का नाम बिजली कौवी है और वो प्रेम कौवे की बातों में आकर मुझे कुएं में धक्का देकर यहाँ चली आई। वो तो धन्यवाद हो इस गांव के पक्षियों का, जिन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकाला। प्रेम और बिजली, ये नाम तो मैंने सुना है। हाँ, याद आया, सुबह ही प्रेम और बिजली ने शादी की है। कहीं उसकी पत्नी तुम्हारी पत्नी तो नहीं है? हाँ चिड़िया बहन, वही मेरी पत्नी है। क्या आप मुझे उनके पास लेकर जाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। फिर मानो चिड़िया बादल कौवे को प्रेम के घर ले जाती है। प्रेम कौवे, बाहर आओ। मानो चिड़िया की आवाज सुनकर प्रेम कौवा घर से बाहर आता है। वो अपने सामने मानो चिड़िया और बादल कौवे को देखकर डर जाता है। प्रेम, मुझे खबर मिली है कि जिस कौवे से तुमने शादी की है वो इस बादल कौवे की पत्नी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लगता है इसे गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये प्रेम कौवा झूठ बोल रहा है। इसने ही मुझे कुएं में धक्का दिया था। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है कौवा। ठीक है, तो हम ये सारी बात बिजली से ही पूछ लेते हैं कि कौन सच्चा है। फिर मानो चिड़िया बिजली कौवे को बाहर बुलाती है। बिजली कौवी बाहर आती है। देखो कौवी बहन, क्या तुम इस बादल कौवे को जानती हो? ये तुम्हारा पति है क्या? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं इसे नहीं जानती। झूठ मत बोलो बिजली, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने तुम्हें अपने प्राणों में से आधे प्राण दिए हैं, ऊपर वाले से डरो। जब प्यास के कारण तुम मर गई थी तो मैंने तुझे अपने आधे प्राण देकर बचाया था। बादल कौवे की ये बात सुनकर बिजली कौवी डर जाती है। अगर ऐसा है तो जो कुछ मैंने आपसे लिया है वो सब मैं आपको देने का वचन करती हूँ। इतना कहते ही बिजली कौवी नीचे गिर पड़ती है और वो मर जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और प्रेम के पैरों तले तो जमीन ही निकल जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब ये मुखिया चिड़िया मुझे छोड़ेगी नहीं। प्रेम, तुमने हमसे झूठ बोला और बादल कौवे को कुएं में धक्का भी दिया। इस आरोप पर मैं तुम्हें जेल में बंद करने का हुक्म देती हूँ। बिजली, अगर तुम ये सब ना करती तो तुम्हारे साथ आज ऐसा ना होता।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। यहाँ की सफाई तो हो गई है, अब घर के बाहर का काम कर देती हूँ। तभी मानो चिड़िया की सास वहाँ आती है। अरे कमबख्त, मैंने तुझे दाल चावल बनाने के लिए कहा था, अभी तक बनाकर क्यों नहीं लाई? वो माँ जी, मैंने आपसे कहा था, बस ये काम करके मैं आपके लिए दाल चावल बना देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात को काटे। मैं जो बोल दूं वो उसी समय हो जाना चाहिए। तूने अभी तक अपनी बड़ी जेठानी का कमरा क्यों नहीं साफ किया? माँ जी, आपका काम करना था, इसलिए पहले अपने कमरे और आपके कमरे की सफाई कर दी। माँ जी, वैसे भी आपने तो घर का बंटवारा कर दिया है, अब बड़ी जेठानी खुद ही काम करेगी अपने। ये सुनते ही सास को गुस्सा आ जाता है और वो मानो चिड़िया का पंख जोर से पकड़ लेती है। अच्छा, अब तो मुझसे जुबान लड़ाई की। माँ जी, छोड़ दीजिए, मेरे पंख छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो बस इसीलिए कहा कि आपने बंटवारा जो कर दिया था, और आपने ही कहा था कि बंटवारे में दोनों बहू अपना अपना काम करेंगी। होती कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाली? हाँ, मैंने बंटवारा किया है। बंटवारा जैसे भी हुआ हो, लेकिन मैं जो तुझे बोल रही हूँ तुझे वही करना होगा, समझी? एक तो तुझ जैसी फटीचर बहू को मैं लेकर आई, ना तू दहेज लेकर आई, और तू चाहती है कि मैं तुझ जैसी गरीब को अपनी पलकों पर बिठा कर रखूं। तो फिर नौकरानी वाले काम कौन करेगा? मेरी बड़ी बहू को तो देख कितना दहेज लेकर आई है। तू क्या चाहती है कि अब मैं उससे काम करवाऊं? चल निकल यहाँ से। तभी मानो चिड़िया की बड़ी जेठानी आ जाती है। हाँ माँ जी, ये आपने इसे बहुत अच्छा सबक सिखाया। मेरा नाम लेने से पहले 100 मर्तबा सोचेगी। सुनो बानू, अगर तुम्हारा काम हो जाए तो मेरे लिए 1 कप कॉफी बना देना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी जी जेठानी जी। फिर मानो चिड़िया पूरे घर की सफाई करती है और अपनी सास और जेठानी के लिए भोजन बनाती है। भोजन बनाकर वो अपनी जेठानी और सास को देती है। ये सब हम शॉपिंग करने नहीं गए। हाँ माँ जी, मुझे